नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। अभी पिछले 2 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं दे पाया हूँ, पर आज का जो वीडियो है मैंने बच्चों ये सोचा है कि वीडियोस तो मैं बराबर देता ही रहूँगा इनफैक्ट। पर जो बात करें अगर हम सीडीपी की, तो थोड़ा सा हम जो बात कर रहे हैं वो मनोविज्ञान की बात करते करते, मनोविज्ञान के साथ में जो हमको पढ़ना होता है वो हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखिए, ये जो शिक्षा का जो विकास है, शिक्षा का जो इतिहास है, शिक्षा का इतिहास क्या रहा, शिक्षा कैसे पली, कैसे भारत में बढ़ी, कौन कौन से आयोग है जिन आयोगों ने शिक्षा को कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया, कैसे शिक्षा हमारे देश में बदली, तो इनकी हम बात हालांकि लास्ट में की जाती है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें, अगर जो अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं कुछ दिन पहले, जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये जो रीट का एग्ज़ाम होता है, रीट एक बहुत ही प्रतिष्ठित टीचर एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छी परीक्षा है और इसके लिए आपको एक हद तक तैयारी करनी पड़ती है। तो इन सब अभी सीटेट भी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्द ही आने वाला है सीटेट, और मेरे हिसाब से इस जुलाई या सितंबर अक्टूबर तक इसका पेपर भी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको विचारकों के बारे में, बुद्धि के बारे में, बच्चे के सामाजिक और नैतिक ढांचे के बारे में तो पढ़ा रहा हूँ, विकास के बारे में पढ़ा रहा हूँ। साथ साथ में हम इसका भी अध्ययन करते चलें कि जो शिक्षा का जो विकास है किन किन आयोगों के माध्यम से हुआ, कब शिक्षा नीति पहली आई, कब शिक्षा नीति दूसरी आई, और शिक्षा नीतियों में क्या क्या बातें कही गई, तो उनके बारे में भी हम एक सेगमेंट लेकर के चलेंगे। अब से मैं ये करूँगा कि एक जो वीडियो रहा करेगा वो मैं शिक्षा के विकास पर पढ़ाऊँगा, और एक जो वीडियो रहा करेगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बालक का विकास कैसे होता है, या आप कहते हैं सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ाएंगे और एक टॉपिक पढ़ाएंगे शिक्षा का विकास कैसे हो भारत में। तो उसी के तहत आज हम पढ़ने वाले हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बीच में मैंने छोड़ दिया है, मैंने बीच में छोड़ा नहीं है, मैंने अपना एक तरीका बदला है, मैंने टेम्पो बदला हुआ है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं, जो आप चीज़ें बैकवर्ड छोड़ देते हैं, जो आप जिन चीज़ों में आप ध्यान नहीं देते हैं, देखिए आपको प्याजे, जीन प्याजे, वाइगोस्की सारे टीचर पढ़ा के जाएंगे मेरे बच्चे, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो आयोग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, भारत में शिक्षा का विकास पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी पेपर की डिफ़िकल्टी की बात आती है, जब आप कहते हैं कि पेपर सर बहुत कठिन आया था, सर उसमें तो ये चीज़ें आ गई, वो चीज़ें आ गई, बेटा तब पेपर इधर से बनना शुरू हो जाता है। और जब पेपर कभी भी सीडीपी के इस तबके से बनता है, जब शिक्षा के बारे में पूछा जाता है, शिक्षा के विकास के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिए पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो आपको बहुत ज़्यादा लगने लगता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि इसके पहले राधाकृष्णन आयोग और मुदालियार आयोग बन चुका था, लेकिन चूंकि ये वाला जो कोठारी आयोग है ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। हमारी जो भारतीय शिक्षा रही, हमारी भारतीय शिक्षा को सुधारने में, हमारी भारतीय शिक्षा को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोठारी आयोग का बहुत बड़ा योगदान। इसलिए आज हम बात सबसे पहले कोठारी आयोग पर करेंगे, फिर राधाकृष्णन आयोग पर करेंगे, फिर मुदालियार आयोग पर करेंगे, और जितने भी आयोग अभी आए हैं हम धीरे धीरे करके एक एक करके बात करते रहेंगे। हम चालू करते हैं कोठारी आयोग, जिसको कहते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन में क्या हुआ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो शिक्षा की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर बात आप राधाकृष्णन आयोग पर अगर एक बिंदु अगर आप देखना चाहो, तो जो राधाकृष्णन आयोग था वो 1948-49 में आया था, जिसने कि यूनिवर्सिटी लेवल की जो शिक्षा थी, इसका मतलब जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद में जो आई है मुदालियार शिक्षा आयोग आया, तो मुदालियार कमीशन ने क्या किया कि उसने माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया, पर जो प्राथमिक शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं हमेशा से पिछड़ा छूटता गया। और आप ये बताइए, जब तक नींव ही तैयार नहीं होगी तो क्या हम उसके ऊपर दीवार तैयार कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोठारी आयोग तो पहले भी आया, लेकिन कोठारी आयोग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा, तीनों पर बराबर ध्यान दिया, और बहुत सारी संस्तुतियाँ या संशोधन किए और एक सरकार के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं कोठारी आयोग की। अगर हम बात करें कोठारी आयोग को, तो सबसे पहले तो यही होता है कि इसको कोठारी आयोग क्यों कहा गया। तो कोठारी आयोग, ये जो देखिए कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार ने सर 1964 ईस्वी से, इसका जो टाइम टेबल है मेरे बच्चों वो है 1964
64 से 66, मतलब इसने 2 साल काम किया और 2 साल में इसने क्या किया समझिएगा। 1964 ईस्वी में अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 14 जुलाई सन 1964 ईस्वी में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई, जिसके जो अध्यक्ष थे, एक आयोग की स्थापना की गई। इसको ये आयोग को कहा गया कि आप शिक्षा में जो भी गड़बड़ी है, जो भी कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए आप शिक्षा में इम्प्लीमेंट कीजिए, आप शिक्षा में संशोधन कीजिए। तो वो जो शिक्षा थी, वो जो शिक्षा जो आयोग बना, वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया, इसीलिए इसको कोठारी आयोग भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब कोठारी आयोग बना, जब दौलत सिंह कोठारी कोठारी आयोग के चेयरमैन बने, चेयरपर्सन बने, अध्यक्ष बने, तब कोठारी जी किस पद पर थे? तो यह हमेशा याद रखिएगा, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उस समय ये यूजीसी के अध्यक्ष के पद पर थे। यूजीसी क्या होता है? ये होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको कि आप कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हिंदी में कहा जाता है, हिंदी वाले भी याद रखें, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। मेरे बच्चों याद रखिएगा, मैं कोठारी आयोग ने जो संस्तुतियां दी थी, जो संशोधन किए, वो थे तो 23 प्रकार के, 23 संस्तुतियां इन्होंने दी थी। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन पे क्वेश्चन बनता है। देखिए, इतिहास को पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि आप पूरा इतिहास जान जाइए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आप उन चीज़ों को जानिए जिनसे आपको फ़ायदा मिलने वाला है या जिनसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए दौलत सिंह कोठारी उस समय क्या थे? तो उस समय यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे उस समय, और इनकी अध्यक्षता में कोठारी आयोग बनाया गया। अब देखिए, चूंकि इनकी, देखिए इसको, ये जो कोठारी आयोग है, इसको कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये क्यों कहा गया, जरा इस पे एक बार नज़र डालिए। इनकी जो संस्तुति थी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहूँगा, संस्तुति पहले लिख रहा हूँ समझाने के लिए। जो दौलत सिंह कोठारी थे, इन्होंने क्या किया था बच्चों? इन्होंने प्राथमिक शिक्षा, जिसको आप कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, और विश्वविद्यालयी शिक्षा, जिसको आप कहते हैं हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालयी शिक्षा, जिसको आप कहते हैं हायर एजुकेशन। इस पे चूंकि इन्होंने तीनों पर क्वेश्चन आता है कि बताइए, माध्यमिक, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, बताइए किस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया? तो आप कहेंगे राधा कृष्णन आयोग। समझिएगा प्रश्न कैसे आता है, तो आप कहेंगे राधा कृष्णन आयोग। ओके। अगर कहा जाएगा बताइए माध्यमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा किस कमीशन ने जोर दिया? तो आप कहेंगे मुदालियर आयोग। क्या कहेंगे? मुदालियर आयोग। पर अगर कहा जाएगा बताइए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, तीनों शिक्षाओं पर किस आयोग ने जोर दिया? तो तब आपका आंसर आएगा कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई? अगर कहा जाएगा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, तीनों स्तर पर किस आयोग ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की या किस आयोग ने जोर दिया? तो उसको कहेंगे कोठारी आयोग। अब चूंकि ये जो तीनों शिक्षाएं थी, ये शिक्षा तीनों राष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इन्हीं के आधार पर कोठारी आयोग का याद रखेंगे जो अन्य नाम पड़ा, वो क्या पड़ा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या मेरे प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग। अरे समझे कि नहीं समझे? चाहे आप इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग करिए, चाहे इसको भारतीय शिक्षा आयोग करिए, चाहे इसको इंग्लिश में कह दीजिए नेशनल एजुकेशन कमीशन।
समझ गए कि नहीं समझ गए? तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये तैयार हो जाता है कि कोठारी आयोग का अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये इसका नाम था। 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुए। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में, चूंकि ये जो आयोग था बनाया गया था इसलिए इसको कोठारी आयोग कहा गया। इसका अन्य नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग या नेशनल एजुकेशन कमीशन। जिस समय कोठारी आयोग में दौलत सिंह कोठारी को अपॉइंट किया गया इसके चेयरमैन के पद पर, उस समय ये यूजीसी के अध्यक्ष थे, जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आता है विश्वविद्यालय शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया? तो राधाकृष्णन आयोग ने। माध्यमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया? तो मुदालियर आयोग ने। और प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया? तो ये कहा गया कि तीनों शिक्षाओं पर, तीनों प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय तीनों शिक्षा पर सबसे ज़्यादा किसने जोर दिया? तो वो है कोठारी आयोग। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए और फिर आगे की बात की जाए, जल्दी से करिए। हो गया? चलिए देखो, इसको हटाते हैं। अब फिर से ज़रा यहीं से जोड़ने की कोशिश करिए। इतनी बातें आपको समझ आ गई। देखिए आप मेरे साथ फिर से यहीं से जुड़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि ये जो इसका जो गठन किया गया था, इसको ठीक लिखा रहने दो। इसका जो गठन किया गया था, जो गठन किया गया मेरे प्यारे बच्चों, जो गठन किया गया वो कब किया गया? वो किया गया 14 जुलाई सन 1964 ईस्वी को। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस आयोग ने काम करना कब शुरू किया, तो इस आयोग ने कार्य करना शुरू किया प्यारे बच्चों 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। तो इसने काम करना शुरू किया 2 अक्टूबर सन 1964 ईस्वी से इसने काम करना शुरू किया। ठीक, इसका काम पूरा कब हुआ? इसने काम अपना, अच्छा काम पूरा कब होता है? कोई आयोग अगर बनता है तो उसका काम तब पूरा होता है, आयोग जिसके लिए बनाया गया था जब वो अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत कर देता है तो उसका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसका काम पूरा हुआ 29 जून सन 1966 ईस्वी को इसका काम पूरा हुआ। और इसने अपनी एक रिपोर्ट किसको सौंप दी? तो प्यारे बच्चों, इसने एक रिपोर्ट अपनी तत्कालीन सरकार, जिसको कांग्रेस की सरकार थी, उसको सौंप दिया। और इसने क्या किया था? इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो कांग्रेस सरकार को सौंप दी। उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? किस समय? जब कोठारी आयोग काम कर रहा था तब उस समय भारत का राष्ट्रपति हुआ करते थे श्री राधा कृष्णन, या आप कह सकते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। सर्वपल्ली भी लगा देते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे। अब तो आप लोग ये जानते हैं कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये खुद एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुआ करते थे। तो इनका जो शिक्षा पर था वो बहुत ज़्यादा रुझान हुआ करता था, इसलिए इनके समय बहुत सारे आयोग बनाए गए और उन्होंने अपनी अपनी संस्तुतियाँ सरकार को प्रस्तुत की। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि जो कोठारी आयोग था इसने अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की, तो की किसके सामने? तो उस समय जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्यारे बच्चों जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वो हुआ करते थे MC छगला। MC छगला उस समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे MC छगला जी, जिसको कि इंग्लिश में लिख देता है छगला। MC छगला जी हुआ करते थे, जिनको कि किसने? कोठारी आयोग ने, दौलत सिंह कोठारी ने अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की। और जब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की तो मेरे प्यारे बच्चों रिपोर्ट का कुछ ना कुछ नाम भी रहा होगा। तो इसका जो नाम रहा था वो रहा था एजुकेशन एंड नेशनल रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट का नाम था, तो रिपोर्ट का कुछ ना कुछ नाम रहा होगा। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट का जो टाइटल था वो था एजुकेशनल
एंड नेशनल रिपोर्ट। बताइए कोई समस्या? एजुकेशनल एंड नेशनल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का नाम था, उस रिपोर्ट का नाम था प्यारे बच्चे एजुकेशनल एंड नेशनल। आप रिपोर्ट लिखें, यहां पर आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल एंड नेशनल, आप डेवलपमेंट ही कर लीजिए, उसका नाम था एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट और रिपोर्ट, ये पूरा नाम लिख लीजिए। उसका नाम था एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहां पर देखो कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। आयोग का गठन हुआ था 14 जुलाई सन 1964 ईस्वी को। उसने कार्य करना शुरू किया 2 अक्टूबर गांधी जयंती सन 1964 ईस्वी से। उसने पूरा जो अपना काम किया वो पूरा किया। पूरा करने का मतलब है अपनी जो रिपोर्ट सौंपी 19 जून सन 1966 ईस्वी को सौंप दी। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे MC छगला जी। और जो मुदालिया वो जो कोठारी आयोग था, इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो किसको प्रस्तुत की? MC छगला जी को प्रस्तुत की। और इस जो रिपोर्ट का नाम था एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। पूरा नाम था किसका? कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी किसके सामने? कांग्रेस की सरकार के सामने। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम बात करेंगे इनकी संस्तुतियां क्या थी। अच्छा, एक बात यहां पर और समझ लीजिए। देखिए यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब देखिए जो कमेटी है, कमेटी में बहुत सारे सदस्य होते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करने लगे सदस्यों की, तो इनमें जो मेंबर थे, इस कमेटी के जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या कितनी थी प्यारे बालकों? 17 थी। अब 17 में कहा जाता है कि विदेशी कितने थे? तो हम बात करें तो 5 क्या थे? 5 विदेशी भी शामिल थे। कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है ये 5 विदेशी कहाँ से थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक थे UK से, USA से, USSR, उस समय सोवियत संघ का विभाजन नहीं हुआ था तो USSR से थे। और उसके बाद हम बात करते हैं, एक थे जापान से और एक थे प्यारे बच्चों फ्रांस थे। तो ये जो 5 विदेशी थे, 5 विदेशियों में एक थे UK मतलब उत्तराखंड नहीं, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम से थे। एक थे USA यानी अमेरिका से, एक थे USSR से माने यानी रूस से, एक थे जापान से और एक थे फ्रांस से। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो कोठारी कमीशन था उसमें 17 पूरे कितने थे? 17 पूरे सदस्य थे और उसमें 5 सदस्य विदेशी हुआ करते थे। तो निम्न में से किस देश के सदस्य उसमें शामिल नहीं थे? तो आपको ये भी एक बार अपने दिमाग में रखना है। अदरवाइज मैंने बता दिया है, आपको रखना है रखिए, वरना भूल जाइए। पर यह जरूर याद रखिएगा कि सदस्यों संख्या थी 17 और जिसमें जो 5 थे वो विदेशी सदस्य थे। ये जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। समझे कि नहीं समझे? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करेंगे और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तुरंत से। कर लिया? चलिए देखिए, देखिए आगे। आप बच्चों अगर इस चैनल से जुड़े हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पूरी जानकारियां मिलेंगी और बहुत सारी एडिशनल जानकारियां आपको बराबर मिलती रहा करेंगी। इसलिए आप लोग जो वीडियो आता है उसको पूरा देखिए, फुल देखिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं करिए कि थोड़ा सा देखा फिर निकल गए, थोड़ा सा देखा निकल गए। ठीक, अब देखिए इसका एक जो मुख्य भाग है, इसका एक जो मुख्य विशेषता, अभी देखो फिर से इसका एक नाम लिख देता हूं। इसको कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसका उपनाम था, इसको कहा गया था नेशनल एजुकेशन कमीशन। तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो अच्छी बात है, अभी क्या होगा कि जैसे इसने 1964 ईस्वी से 1966 ईस्वी तक अपना काम किया। और आप सभी जानते हैं कि देश की जो पहली शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सबसे पहले आई वो आई सन 1900 NEP जो पहली आई वो आई 1968 ईस्वी में। तो आखिर क्या हुआ कि इसी के बाद
क्यों तुरंत NEP 1968 आई? देखिए, जो कोठारी आयोग था इसने सरकार को इतने सुझाव दे दिए, इतने ज़्यादा तौर तरीके बता दिए कि सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, अब हमको अपनी नई शिक्षा नीति को उतार ही देना चाहिए। तो आज से पूछा जाता है कि बताइए NEP 1968 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, वो किससे प्रभावित थी? 1968 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किससे प्रभावित थी? तो आप तुरंत लिखेंगे कि ये कोठारी कमीशन के सुझावों से बहुत प्रभावित थी, बहुत प्रभावित थी। और जब ये कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सरकार के सामने प्रस्तुत किया तो सरकार ने तुरंत ही 2 साल बाद सन 1968 ईस्वी में कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही, इसी की संस्तुतियों पर ही NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को तुरंत लागू किया, तुरंत पास कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन आता है तो हमेशा आप याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किससे प्रभावित थी, किसके विचारों से प्रभावित थी? तो कोठारी कमीशन से प्रभावित थी या कोठारी कमीशन के विचारों से प्रभावित थी। समझे कि नहीं समझे? पक्का। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि जो कोठारी कमीशन था इसने शिक्षा में सुझाव क्या दिए। तो आप इसको जरा लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको हटा देता हूं। तो एक बारी में लिखते हैं, सारे के सारे सुझाव एक बार में बता देते हैं। कर लिया सबने? चलिए देखिए, अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो हम ये पढ़ेंगे कि जो कोठारी कमीशन था, जो कोठारी आयोग था, इसने संशोधन क्या बताए या इसने संस्तुतियां क्या प्रस्तुत की? संस्तुतियां का मतलब होता है कि इन्होंने जब काम किया, जब इन्होंने सर्वे किया, जब इन्होंने सब कुछ जाना समझा, तो आखिर क्या जाना और प्रस्तुत क्या किया सरकार के सामने, बताया क्या सरकार के सामने। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, सबसे पहली बात आप जानते हैं, आज भी जैसा कि होता है कि अगर आपको क्लास 1 में एडमिशन लेना है तो आपकी या आपके बच्चे की उम्र, मैं बच्चे की ही बात कर रहा हूं, जो बच्चा है उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए थी। तो कोठारी कमीशन में बताया गया था कि क्लास फर्स्ट या कक्षा 1 में जो प्रवेश की जो उम्र है, जो आयु है, वो कितनी है? 6 वर्ष है। अब जब उम्र 6 वर्ष है तो देखिए, अब जब बच्चा जब 1 में जब एडमिशन लेता है, ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक बात को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि अगर बेटा पेपर कभी भी कठिन बनता है तो मेरे प्यारे बालक, पेपर यहीं से आएगा और आपको इनको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, जब आप कक्षा 1 से लेकर अगर हम 5 तक की बात करें तो आप इसको क्या कहते हैं, या 1 से लेकर 8 तक की बात करें तो आप इसको कहते हैं, मैं 1 से 8 की बात कर देता हूँ। अब तो हालांकि प्राइमरी जूनियर हो गया है। देखो, 1 से 5 तक को कहते हैं प्राइमरी, ठीक? प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा। 1 से 8 को कहते हैं जूनियर, जिसको कहते हैं माध्यमिक शिक्षा। और 8 से लेकर के 10 को कहते हैं पूर्व, कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक? और 10 से लेकर के 12 को कहते हैं हायर सेकेंडरी। अरे समझ आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? और ये जो क्लासिफिकेशन किया है, ये किसने किया है? कोठारी आयोग ने। 1 से 5 को प्राइमरी, 1 से 8 को जूनियर या माध्यमिक, 1 से 8 को सेकेंडरी, और 10 से 12 को क्लास 10 से लेकर क्लास 12 से, उसको कहते हैं हायर सेकेंडरी। समझे कि नहीं समझे? तो इन्होंने मेन बताया था कि 6 साल की उम्र में जब बच्चा प्राइमरी में एडमिशन लेगा, इसके पहले बच्चा प्री प्राइमरी का मतलब होता है पूर्व प्राथमिक। तो आप जैसे पूर्व प्राथमिक का मतलब समझे, UKG, LKG, UKG और अपर जिसको कहते हैं, तो बच्चा 3 साल पहले पढ़ेगा। कितना पहले पढ़ेगा? तो बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेने से पहले 3 साल पूर्व माध्यमिक की शिक्षा को पूरा करेगा। ये किसने बताया था? ये बताया था कोठारी आयोग ने, ठीक? अब सीधी बात करते हैं, कोठारी आयोग ने दूसरी बात कही थी। कोठारी आयोग ने कहा था कि जो केंद्र सरकार है, ये जो क्वेश्चन पूछा था समझिएगा, केंद्र सरकार
शिक्षा पर कुल बजट का 6% खर्च करें। समझिएगा, सबसे बड़ी बात मुदलिया ये जो कोठारी का आयोग था, कोठारी कमीशन ना, इसने तभी कर दी थी। इसने कहा था कि केंद्र सरकार शिक्षा पर कितना परसेंट खर्चा करे, तो बजट का 6% केंद्र सरकार खर्चा करे। किस पर? शिक्षा पर खर्चा करे। ये बहुत बड़ी बात थी, जिसका कि आज तैयारी हमारे मोदी जी कर रहे हैं NAP 2020 के बाद में। लेकिन ये बात जो थी, ये इन्होंने पहले ही बता दी थी। अरे समझे कि नहीं समझे? फिर क्या हुआ कि आज जब आप देखते होंगे कि जो हम लोग पढ़ गए हैं, तो हम लोग क्या पढ़ गए हैं? हम लोग पढ़े हैं 10 + 2 और +3। इसका मतलब है 10 का मतलब 1 से लेकर कक्षा 10, जिसको आप 10 + 2 कहते हैं, फिर 2 साल, और फिर उसके बाद 3 साल। ये क्या है? ये इसको कहते हैं स्नातक। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा गया था, DSSB में पूछा गया था कि 10 + 2 + 3 की सबसे प्रथम सिफारिश किसने की थी? सर्वप्रथम इसकी सिफारिश की थी कोठारी आयोग ने। इसका मतलब 1 से लेकर पहले 10 तक शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर 11 और 12 की, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन करेंगे। इसका मतलब 1 to 10, 10 to 12, और उसके बाद में ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी करेंगे, 3 साल पूरी करेंगे। समझे कि नहीं समझे? इस आयोग का जो मुख्य पॉइंट था, इन्होंने सबसे पहले बात, अगर आपसे पूछे कि स्त्री शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बात या सबसे पहले बात करने वाला कौन सा आयोग है, तो स्त्री शिक्षा, एक मिनट, स्त्री शिक्षा पर बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने, मेरे प्यारे बालक, स्त्री शिक्षा पर बात की थी। और दूसरी बात है, इन्होंने कहा था कि जो बालक बालिका है, ये अलग अलग नहीं होते हैं। बालक और बालिका जो हैं, जो लड़के और लड़की हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता, ये अलग अलग नहीं होते। इसलिए बालक और बालिकाओं को एक प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, एक प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि बालक और बालिकाओं को एक समान शिक्षा देने की बात किस कमीशन में की गई है? वो की गई है कोठारी आयोग में, कोठारी कमीशन में। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। तो फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझ गए? अब देखिए आगे, कर लिया? अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा था। आगे के 2-3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 1000 बार पूछे जा चुके हैं। तो इनको ज़रा आप याद रखिएगा बेटा। एक होता है कॉमन स्कूल सिस्टम। इन्होंने अगली बात जो की, इन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम, SYSTEM, ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम की बात जो सर्वप्रथम करने वाला आयोग था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है बार बार कि कॉमन स्कूल सिस्टम को लागू करने की या कॉमन स्कूल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की सर्वप्रथम बात किसने की थी? वो की थी कोठारी आयोग में। कानून, इसका मतलब होता है कि सभी जाति के सभी धर्मों के, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सबको एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। सबका शिक्षा पर बराबर का अधिकार होता है, बच्चों का शिक्षा पर बराबर का अधिकार होता है। तो सबको एक साथ बिठा के एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर इस आयोग ने क्या किया? इस आयोग ने स्कूल आने जाने की, स्कूलों की और कॉलेजों की अवधि को तय किया। इसने क्या किया? इसने विद्यालय की, इसको आप स्कूल ही लिखते हैं, सीधा लिखे, इन्होंने स्कूल की और कॉलेज की आने जाने की क्या की? इसने स्कूल और कॉलेज के आने जाने की अवधि को तय किया, दिन को तय किया। तो ये जो कोठारी आयोग कहते हैं कि जो स्कूल हैं वो 234 दिन प्रतिवर्ष में खुलने चाहिए, और जो कॉलेज हैं वो 216 दिन प्रतिवर्ष में खुलने चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? इन्होंने ही सबसे पहले, इन्होंने ही सब। अब देखिए ये जो टाइम है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको कतई ये बात का पता नहीं होता कि क्या किसी ने समय भी दिया। अरे हाँ भाई, समय भी दिया गया है।
जो कोठारी आयोग था इसने कहा जो स्कूल हैं वो 234 दिन एक साल में खुलने चाहिए, क्योंकि इनका जो सिलेबस है उसको आराम से पढ़ाना चाहिए, समझा के पढ़ाना चाहिए। तो समझा के पढ़ाने के लिए समझा के बताने के लिए 234 एक साल में 365 दिन में 234 दिन स्कूल को खुलना चाहिए। और फिर कॉलेज के बारे में बात की, जो कॉलेज के बच्चे होते हैं थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेबल कम किया और कहा कि 216 दिन बच्चों को कॉलेज जाना ही जाना चाहिए। और समझे कि नहीं समझे? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। अब इन्होंने इसके आगे एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, इन्होंने क्या बात की, तो इसको आप याद रखेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आपने सुना होगा त्रिभाषा फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र, या जिसको कहते हैं थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला की सर्वप्रथम बात किसने की थी? तो भैया देखो, बातें तो बहुत लोग करते रहे, बातें तो कई लोगों ने की कि थ्री फार्मूला होना चाहिए, 2 भाषाएं होनी चाहिए, 1 भाषा, लेकिन जो त्रिभाषा का सूत्र है, जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है, इसकी सर्वप्रथम बात प्रबलता से बात की कोठारी आयोग ने। अब त्रिभाषा फार्मूला होता क्या है, ये बड़ी एक जादुई सी बात है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए समझा देता हूं एक बार त्रिभाषा फार्मूला क्या है। ये सब नोट हो गया यहाँ तक का, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर त्रिभाषा फार्मूला बताने के बाद में इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करता हूं। लिख गया? देखो, देखिए प्यारे बच्चों, त्रिभाषा समझेंगे, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। देखो, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने पूरे देश को 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो हो जाते हैं वे स्टेट जिनमें हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ठीक। एक तो वे राज्य हो जाते हैं जो जिनमें हिंदी बोली जाती है, हिंदी स्पीकिंग हो गए, और वे राज्य जो इनमें हिंदी नहीं बोली जाती उनको कहते हैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। ओके, वे राज्य जिनमें हिंदी बोली जाती है, वे राज्य जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती है। तो सबसे पहला, अच्छा एक और बात है, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ रही है, आप लोगों के लिए यहीं पे लिख देता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, प्राथमिक शिक्षा, अभी आप जो NEP पढ़ रहे होंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे होंगे, उसमें आपने ये देखा होगा कि मातृभाषा की बहुत ज़्यादा, जो मदर टंग है उसकी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो सर्वप्रथम जो कोठारी आयोग तो इसने तब बता दिया था, 1964 ईस्वी में बता दिया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, ये बच्चे को किस भाषा में दी जानी चाहिए? ये बच्चे को मातृभाषा, जिसको आप कहते हैं मदर टंग, मदर टंग में दी जानी चाहिए, जिसको आप कहते हैं मातृभाषा में दी जानी चाहिए या मदर टंग में दी जानी चाहिए। इसकी सर्वप्रथम बात किसने की थी? तो इसको सर्वप्रथम बात कोठारी आयोग ने की थी कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम 3 त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम तो कहते हैं कि अपनी मातृभाषा, तो पहली तो हो जाती है अपनी मातृभाषा, व्यक्ति जहाँ का है वहाँ की हो जाएगी मातृभाषा, ठीक। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो उसकी मातृभाषा में सीधी बात है कि हिंदी हो सकती है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कोई ऐसी भाषा ले लो, तो यहाँ पर ज़्यादातर जोर दिया गया वो इंग्लिश में दिया गया था। और इनमें भी देखिए, जो त्रिभाषा फार्मूला था, ये जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया कि सारे स्टेट के मुख्यमंत्रियों की एक सभा बुलाई, एक बैठक बुलाई, और उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा जो भारत है, अगर इसको एकता के अटूट बंधन में बांधना है तो हमें एक दूसरे से क्या करनी होगी? कम्युनिकेशन करनी होगी। अब कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास में एक ऐसी कॉमन भाषा तो होनी चाहिए, एक ऐसी लैंग्वेज तो होनी चाहिए जिससे हम आपकी लैंग्वेज सुन पाएँ और आप हमारी सुन पाएँ। इसके लिए उन्होंने क्या किया? त्रिभाषा फार्मूला दिया कि एक तो अपनी अपनी मातृभाषा को आप सब फॉलो कर लीजिए, मदर टंग को फॉलो करिए, दूसरी एक ऐसी भाषा ले लीजिए जिससे हम कुछ कम्युनिकेशन कर पाएँ। तो हिंदी वाले तो मातृभाषा हिंदी हो गई, इनकी अपनी तमिल हो गई। अब ये जो तमिल वाले थे ये हिंदी
हिंदी पढ़ने को स्वीकार नहीं थे। अब हिंदी वाले तो हिंदी आते ही हैं, तो एक कॉमन भाषा दी गई इंग्लिश। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि जो पहली भाषा ली उसके अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। जो तीसरी बात आती है, इसको कहा गया कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाएं क्या थी, रजिस्टर्ड थी। 14 भाषाओं को हमारे संवैधानिक तौर पर मान्यता दी गई थी। तो पहली ये मॉडर्न लैंग्वेज तो लेना है, लेकिन बशर्ते पहली और दूसरी भाषा में वो शामिल नहीं होना चाहिए। और सेम यहाँ पर भी ऐसा कर दिया कि कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज ले सकता है व्यक्ति, बशर्ते उसकी पहली और दूसरी भाषा में शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो नॉन स्पीकिंग थे ये हिंदी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर उनको हिंदी सीखने में ऐतराज़ हो तो वो इंग्लिश ले सकते हैं। तो चूँकि इन लोगों को जो अदर जो नॉर्थ मान लो जो यहाँ के हिंदी स्पीकिंग नहीं थे, उनको हिंदी में दिक्कत है, इसलिए उन्होंने इंग्लिश को ही चुना था, पर वो यहाँ पर हिंदी भी ले सकते हैं। और लास्ट में कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, जो कि 14 की 14 हमारे संविधान में उस समय रजिस्टर्ड थी, बशर्ते पहली और दूसरी नंबर पर वो भाषा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी सिफारिशें की गई थी। तो ये है त्रिभाषा फार्मूला, जो कि देश को एक अटूट बंधन में बांधने में काम करता है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ख़त्म होता है कोठारी आयोग। आप बने रहिए, मिलते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते, सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिए। हमें आपके जो कमेंट होते हैं उनका बड़ा इंतजार रहता है कि आप हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं, आप हमारी पढ़ाई के बारे में क्या विचार रखते हैं, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। मेरी सबसे यही गुजारिश रहती है कि आप देखें और देखने के बाद अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अपने जो विचार हैं, वो हमारे वीडियो के बारे में, हमारी पढ़ाई के बारे में ज़रूर प्रस्तुत करें। और इसी के साथ मैं आज से विदा लेता हूं, और मैं अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको बताया है कि एक वीडियो ये और एक वीडियो वो। मैं संतुलन बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें रेगुलर चलती रहें और आपको ज्ञान भी बहुत अच्छा होता रहे। नमस्कार, धन्यवाद।